साबिक सिफारतकार डॉक्टर जमील अहमद खान आज हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, ये कहिएगा सर, 22 रोज़ गुजर गए हैं और नाम नेहाद कोशिशें हर तरफ से की जा रही हैं। हम देख रहे हैं कि सरबराहान मुमलिकत के बयानात सामने आ रहे हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में करारदादें पेश की जा रही हैं। कोई सीरियस एफर्ट उस तरह से नज़र नहीं आ रही कि जिससे ये मामला कहीं रुकता नज़र आए। जी, सीरियस एफर्ट्स तो जिन ममालिक को करना चाहिए वो कर रहे हैं, सीनियर एफर्ट दहाइयों से करते आए हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उनकी शुनीद नहीं होती, उनकी सुनवाई नहीं होती। और जो कुछ हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे OIC का प्लेटफॉर्म है जो कि एक बहुत कवी, बहुत मजबूत प्लेटफॉर्म है, जो कि 57 ममालिक पर मुहित प्लेटफॉर्म है, वो जिस तंदही के साथ और जिस मजबूती के साथ उसको रेजोल्यूशन पास करके कुछ पाबंदियां लगानी चाहिए थी, वो नहीं लगा सके और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो सीरियस एफर्ट्स कुछ ममालिक कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं है, तो सिक्योरिटी काउंसिल में आवाज़ न होने की वजह से उस पर जो इंटरनेशनल कानून है उसका इतलाक नहीं किया जा रहा, या जो इंटरनेशनल कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं ह्यूमन राइट के हवाले से, जुल्म व बर्बरियत के हवाले से, उस पर भी सिक्योरिटी काउंसिल दो रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश की जा रही है। उसे US ने वीटो किया, एक को जो कि रशिया ने किया था रेजोल्यूशन पेश सिक्योरिटी काउंसिल में, और दूसरा US ने, जब अमेरिका ने किया तो रशिया ने। US ने जो ह्यूमैनिटेरियन पास, यानी अमेरिका ने ह्यूमैनिटेरियन पास के लिए, रशिया ने और ब्राज़ील ने शुरू में जब रेजोल्यूशन पास किया तो उनका ह्यूमैनिटेरियन पास भी ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आसमान से जो इस वक्त बारूद बरस रहा है, जो आग बरस रही है, जो बम बरस रहे हैं, जिसमें आपने अपने इंट्रो में बताया कि 7000 से ज़्यादा अफराद शहीद हो चुके हैं, बच्चे बूढ़े 50% उसमें जा चुके हैं, 45 से 50% इमारतें मस्मार होके, बिल्कुल बहुत बुरे हालात हैं डॉक्टर साहब। और वो जो मनाजिर देखने को मिलते हैं वो बहुत ही दिल बर्दाश्त है। आम इंसान अगर देखता है तो उसकी ज़िंदगी पर वो बहुत असरअंदाज हो रहे हैं। हम लोगों पे इतना बड़ा ट्रॉमा है, हम उन चीज़ों को देखते हैं, हम उनको कवर करते हैं, और जो लोग इस चीज़ को फेस कर रहे हैं वो किस ट्रॉमे से गुजर रहे हैं हम इस चीज़ को नहीं समझ सकते। अगर बात की जाए सलामती काउंसिल की, तो उसकी करारदाद नंबर 242 वो इस चीज़ को कहती है, मुतालिबा करती है कि इसराइल का मकबूजा फ़लस्तीन में जो कब्ज़ा है वो ख़त्म किया जाए। तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों पर अमल करवाने में क्यों नाकाम है, क्या वजह है? जी, ये अहम सवाल है और आपके नाज़रीन इसको चाहेंगे कि इस पर वजाहत दी जाए। और वो ये है कि 242 या उसके अलावा 1397 या उसके अलावा 2334, इससे और भी जब तल अवीव से दारुल खिलाफा शिफ्ट हो रहा था मकबूजा इलाके में, उस वक्त भी करारदादें उस पर भी मौजूद हैं, लेकिन करारदादों को सिक्योरिटी काउंसिल इम्प्लीमेंट कराने के लिए उसके पास एक ही तरीका है कि कोई रेजोल्यूशन पास हो, और रेजोल्यूशन जो सख्ती दी गई है, जो सख्ती दी गई है अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में, वो है चैप्टर नंबर 7 में। यहाँ तो चैप्टर नंबर 6, और मैं लम्हे में बताता हूँ, एक लम्हे में, कि चैप्टर 6 और 7 क्या है। तो जो चार्टर है मुत्तहिदा का, जो इंटरनेशनल कानून है जिसकी पासदारी 193 मेंबर ने करना है, और उसकी इम्प्लीमेंट करने के लिए एक ही रास्ता है, और वो है सिक्योरिटी काउंसिल, और उसमें वो वीटो हो जाता है। सिक्योरिटी काउंसिल तो ये भी नहीं करा सकी कि इजराइल के खिलाफ ये अपना ही कानून, इंटरनेशनल कानून मनवाने के लिए अपने रेजोल्यूशन जिसका आपने जिक्र किया 242, वो भी मनवाने वो कोई पाबंदी नहीं लगा सकी। जाके चैप्टर 7 के तहत वहाँ फौजें उतारी जाएं, वहाँ तो उसके बरक्स अमेरिका ने अपनी फौजें समुद्र में लाके खड़ी कर दी हैं, ताकि हमास को कोई मदद या फ़लस्तीनियों को कोई मदद ना पहुँच सके। यानी कि जो लोग बम से मर रहे हैं वो बम से, बाकी भूख और प्यास से मर जाएं, जो कि इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी है। और सिक्योरिटी काउंसिल उसका इतलाक, अपने ही रेजोल्यूशंस का इतलाक नहीं करा पा रहा है, जिसकी वजह से ये सारे बम बरस रहे हैं, आग बरस रही है, और जिसकी वजह से इस वक्त इस रीजन में एक ख़तरा बढ़ गया है कि किसी तरीके से ये जंग फैल ना जाए। जी बिल्कुल, खतरा बढ़ के डॉक्टर साहब के ये जंग फैलती ही नज़र आती है फिल वक्त। सर, मेरे सवाल के एक्चुअली 2 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 इज़ दिस
कि जब नेशन स्टेट्स का एक कॉन्सेप्ट बना तो तसव्वुर ये किया जाता था कि इंसान जो है वो बाशऊर हो गया है और अब जो टेरिटरीज़ हैं अपनी उन तयशुदा जो उनकी सरहदें हैं उसमें रहेंगे और इसी वजह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाई गई कि सिविलियंस जो हैं वो प्रॉपर लॉज को फॉलो करते हुए एक तरीके से ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन अभी भी जंगल का कानून ही लगता है माइट इज़ राइट वाला ही सीन है बज़ोरे बाजू। कश्मीर में देख लें जो चल रहा है और सिर्फ करारदादें, नाम नहादी करारदादें, उस पर अमल दरामद कहीं हो नहीं रहा। जब कोई मुल्क अटैक करने पर आता है तब वो मौके पर ही डिसीजन लेता है, उसमें फिर सिविलियंस मारे जाएं, जो मर्जी मारा जाए, कोई नहीं देखा जाता। लेकिन जब अमन की बात की जाती है तो फिर उसके तमाम तकाजे पूरे करना ज़रूरी हो जाते हैं। जी हाँ, तो बात तो वहीं आके रुक जाती है ना कि माइट इज़ राइट। आप देख लें कि अभी इजराइल पर कल बम्बार्डमेंट, सीरिया पर बम्बार्डमेंट की है अमेरिका ने अपने जंगी जहाज़ों से। सीरिया के कुछ इलाके हैं और इसी तरीके से इराक़ पे, और उस पर कहा यह गया है क्योंकि हमारे बेसिस पे रॉकेट आए हैं। तो वो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये किस इंटरनेशनल क़ानून के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के चैप्टर 1 में ही दिया हुआ है कि आप किसी सॉवरेन कंट्री को आप निशाना नहीं बनाएंगे क्योंकि वो उसकी सॉवरेनिटी को में फ़र्क डालता है। लेकिन जो माइट एंड राइट वाला सिलसिला चल रहा है उसकी वजह से आपकी बात दुरुस्त है कि इंटरनेशनल कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो कि 193 कंट्रीज़ पर मुहित है वो इसको अपनी बात मनवा नहीं सक रही है। आप अंदाज़ा करें कि सिक्योरिटी काउंसिल के 3 ड्राफ्ट हुए, वो तीनों के तीनों पास नहीं हो सके और उसकी वजह से एक इमरजेंसी सेशन जनरल असेंबली का बुलाना पड़ा जिसकी की कोई भी इम्प्लीमेंटिंग पावर नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल पावर है। लोगों के ज़मीर झिझोड़े जा सकते हैं। वैसे डॉक्टर साहब इस वाक़े को रिलेट कर रहे हैं इजराइल एक अनदर कह लें कि 9/11 से, लेकिन हमने ये देखा कि 9/11 के बाद अमेरिका ने जब इतने ज़्यादा महाज खोले और वॉर ऑन टेरर का बाकायदा आगाज़ हुआ, उसका इवेंचुअली नुकसान अमेरिका को ही हुआ। वहाँ पर पैसे का नुकसान हुआ और फिर दहशतगर्दी पूरी दुनिया में रुकी नहीं बल्कि और बढ़ी। अगर ये भी एक तरह से एक दूसरा 9/11 तस्वुर किया जाए तो क्या अभी तक उनको इस बात की समझ नहीं आई है कि इसको शिद्दत पसंदी से ही रोका नहीं जा सकता, इस मामले को अमन की तरफ जाना चाहिए? अब तो अमेरिका के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई। जी हाँ, ये इजराइल के जो एम्बेसडर कल उसने जनरल असेंबली में किया है, तकरीर की है, उसमें उसने यही कहा है ये हमास जो है ये इसको हमने नीस्तो नाबूद करना है। वो हमास को तो अपनी जगह पर पूरे फ़लस्तीन को नीस्तो नाबूद कर रहा है और उसके साथ साथ जो ये आपने जिक्र किया उसमें आप ये समझें कि जो अमेरिका ने अपने उसके सदर ने अमेरिका ने कहा है कि ये हॉलोकॉस्ट के बाद पहला वाक़या है, सबसे बड़ा हुआ है। और नेतन्याहू कहता है कि ये मिडिल ईस्ट का मैं नक्शा बदल दूंगा। अब इसको ज़रा तारीख़ी पस मंज़र में चले जाएं। 1897 में जब ज़हूनी जहनियत की एक मीटिंग कॉल हुई, यानी जुड़े जो थे तो वो जूस, लेकिन वो सहूनी जहनियत के लोग थे, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया कि हम इजराइल बनाएंगे और इजराइल के साथ साथ ग्रेटर इजराइल बनाएंगे। तो आज जो ये गजा से निकाला जा रहा है तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों को नॉर्दर्न गजा से, तो उसका मकसद यही है कि उसको मस्मार किया जा रहा है। इजरायली वज़ीर आज़म की जानिब से भी ये कहा गया है ना कि गजा पर ज़मीनी हमला किया जाएगा और उसकी तैयारी कर ली गई है और कार्रवाई का हम आगाज़ करने वाले हैं, जिस पर ईरान ने कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो हम जो है वहाँ के जो इजरायली फ़ौज है उसको कब्रिस्तान बना देंगे गजा का। तो क्या ये सिचुएशन देख रहे हैं ये ख़राब होती मज़ीद दिखाई दे रही है? क्योंकि अगर ईरान अंदर आता है तो उसके बाद क्या समझते हैं, चाइना और रशिया भी खुलकर सामने आएगा अगर ज़मीनी कार्रवाई की जाती है। रशिया तो तकरीबन काफ़ी आ चुका है, लेकिन चाइना बहुत मुतदिल अंदाज में चल रहा है क्योंकि चाइना के प्रेसिडेंट का दौरा है अभी आइंदा आने वाले दिनों में अमेरिका का। तो आज भी चाइना के वज़ीर ख़ारजा वहाँ मौजूद हैं, लेकिन अंदर खाने चाइना बिल्कुल मदद कर रहा है और उसने साथ दिया है उस रेजोल्यूशन का जो कि रशिया ने पेश किया था, यानी कि ह्यूमैनिटेरियन पास के लिए और सीज़ फायर के लिए उसका चाइना ने साथ दिया है यकीनन। लेकिन चाइना उस बबांगे दरा तरीके से उस अंदाज में
पावरफुल अंदाज में जिस तरह रशिया कर रहा है वीटो पावर होने की हैसियत से, उससे ज़रा इज्तनाब कर रहा है, क्योंकि चाइना का स्टाइल यही है जिस स्टाइल से वो दुनिया की डिप्लोमेसी को लेके चलता है। यानी चाइना खुलकर सामने नहीं आता। इसी ब्लॉक के साथ है चाइना। लेकिन असल चीज़ ये है कि हमारे OIC के जो इतने 57 ममालिक तकरीबन 2 अरब के करीब मुसलमानों का ये जो प्लेटफॉर्म है, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के चैप्टर 8 के तहत और आर्टिकल 152 के तहत बना है, और जो कि बाकी भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इसी तरीके से बनाए जाते हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन और बाकी। तो उसने क्या किया, उसने एक बड़ा मध्यम सा एक एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग कॉल की, जबकि उनके अपने ही प्रोविजन में दिया हुआ है, अपने ही चार्टर में पहले आर्टिकल में तो दिया हुआ है कि फ़लस्तीनियों का साथ देना है OIC ने और उनकी स्ट्रगल की में मदद करनी है, और दूसरे 9वें आर्टिकल में दिया हुआ है जिस तरह जनरल असम्बली का इमरजेंसी सेशन कॉल किया गया है, उसी तरीके से ये इन तमाम ममालिक के सरबराहान का इमरजेंसी सेशन कॉल करके कुछ ना करते। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, OIC का किरदार सबके सामने है सर। आप चूंकि साबित सिफारतकार रहे हैं तो क्विकली, चूंकि वक्त कम है, तो जाते जाते आपके लास्ट कमेंट कि पाकिस्तान का जो किरदार है इस तमाम सूरत हाल में, आर वी डूइंग इनफ, ये ठीक है, बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, या हम लोग कोई और किरदार भी अदा कर सकते हैं? देखें, जो माहौलियाती हालात हैं हमारे और जो मारूजाती हालात हैं हमारे पाकिस्तान के, और जो मखदूश मईशत चली आ रही है, ऐसी सूरत में पाकिस्तान ने जो अब तक का अपना किरदार अदा किया है, वो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा करने में पाकिस्तान इसका शायद मुतहम्मल ना हो सके। और इस वक्त कौम को ये चाहिए कि मुत्तहद होके खुद को मजबूत करें। जब मजबूत होंगे तो बाहर पाकिस्तान मजबूती दिखला सकेगा, अंदर मजबूत नहीं होंगे, मईशत मजबूत नहीं होगी तो बाहर अपनी मजबूती नहीं दिखला सकता। बहरहाल सर, उम्मत मुस्लिमा की अगर बात की जाए, क्विकली बस बताइएगा कि खामोशी के पीछे अमेरिका तो नहीं, क्या मफादात है उम्मत मुस्लिमा के? जी, खामोशी के पीछे बहुत सारे ममालिक के पीछे वो हालात हैं, वो जाल बुने गए हैं, जो इकोनॉमिक जाल हैं, जो जियोपॉलिटिकल जाल हैं, वो बुने गए हैं। तो हम भी उस जाल के अंदर फंसे हुए हैं, इकोनॉमिक जाल के। वो अमेरिका पे रखता है, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, बाकी हो गया। तो ये आपकी बात दुरुस्त है, जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक सिनारियो में और लैंडस्केप में अमेरिका का बहुत बड़ा किरदार है। और अमेरिका की अपने मैनुअल में, मिलिट्री मैनुअल में दिया हुआ है कि अपने अहदाफ हासिल करने के लिए फॉरेन पॉलिसी के, आप जो है ये इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म जिसमें अमेरिका का इन्फ्लुएंस है, उसको इस्तेमाल करें। ये तो उनके ही उसमें दिया हुआ है, जो बहुत कम लोगों को पता है। तो लिहाजा मुझे तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो जाल बुने गए हैं, उसमें ये ऐसे मौक़ों पर उनका इस्तेमाल किया जाता है और उसका प्रेशर दिया जाता है। और जिस प्रेशर के तहत ज़ाहिर है बहुत सारे ममालिक, जैसे OIC के अभी प्लेटफॉर्म देखें, वो जिस मजबूती के साथ आवाज़ उठा सकता था नहीं उठा सका। उसकी बिल्कुल तमाम उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद होना होगा और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज पहुंचाना होगा ताकि ये जो इसराइली बर्बदियत है ये बंद हो। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, आपने इंसान को वक्त दिया और जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर अपना तज्जिया पेश किया। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।